नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, करमवीर और उड़ने वाला घोड़ा। करमवीर और उड़ने वाला घोड़ा, चित्रांकन राम वाइरकर, लेखक विजय कुमार वत्स। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार किंजलपुर का राजा धर्मवीर आखेट करने के लिए गिरिवन में गया। वहाँ एक सफ़ेद बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित बाघ ने अपने नुकीले दांत धर्मवीर की गर्दन में गड़ा दिए। तब धर्मवीर दर्द की अधिकता को सह न सका और बेहोश हो गया। तब सुबोध नगर का राजा रूपवर्मा धर्मवीर को बाघ के पंजों से छुड़ाकर अपने राज्य में ले गया। वहां पहुंचकर जब 5 दिन पश्चात धर्मवीर को होश आया। राजा रूपवर्मा, आपने बाघ से हमारी जान बचाई है। आज से आप हमारे मित्र हुए। राजा धर्मवीर, हमें भी आपको मित्र बनाकर खुशी होगी। पूरी तरह स्वस्थ होने पर धर्मवीर अपने राज्य वापस लौट गया। एक बार जब रूपवर्मा अपने परिवार सहित किंजलपुर रहने आया। राजा धर्मवीर, हमारी महारानी की इच्छा है कि हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह आपके बेटे करमवीर से कर दिया जाए। राजा रूपवर्मा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उल्टा इस संबंध से मुझे प्रसन्नता ही होगी। फिर शुभ मुहूर्त में नन्हे युवराज करमवीर व अल्पायु राजकुमारी स्वर्णा का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब रूपवर्मा अपने राज्य वापस लौटा और अपने धर्मगुरु चंडीदास को इस विवाह के बारे में बताया। राजन, इस विवाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर का मिलन असंभव है। यह आप क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। आपने दोनों की भलाई के लिए 15 वर्ष के लिए राजा धर्मवीर से संबंध तोड़ना होगा। ऐसा करने से ही स्वर्णा और करमवीर का मिलन हो सकेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है धर्मगुरु, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। इधर किंजलपुर राज्य में एक विचित्र प्रकार की महामारी फैली तो राजा धर्मवीर ने जड़ी बूटी लाने के लिए अपने दूत को सुबोध नगर राजा रूपवर्मा के पास भेजा। रूपवर्मा ने दूत के हाथ धर्मवीर को एक पत्र भेजा। राजा धर्मवीर, माना कि आप हमारे मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपने यह कैसे सोच लिया कि अपने खानदानी वृक्ष से जड़ी बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे? दोस्ती अपनी जगह है और जड़ी बूटी अपनी जगह है। आपका मित्र रूपवर्मा। पत्र पढ़कर धर्मवीर अपमान की ज्वाला में जल उठा। ओह, हमारा इतना अपमान! अब हम रूपवर्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। वह अपने आप को समझता क्या है? इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए। तब रूपवर्मा बंजारे का रूप धरकर धर्मवीर के दरबार में आया। महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का ही जवाब राजा रूपवर्मा ने मंगवाया है। हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई भी मतलब समझ में नहीं आया है। तब भला इस दूत को क्या जवाब दें? तब युवराज करमवीर ने बंजारे के उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तत्पश्चात, राजा रूपवर्मा, अब बंजारे का वेश त्याग दीजिए, हम आपको पहचान गए हैं। क्या? बंजारे के रूप में स्वयं राजा रूपवर्मा? तब राजा धर्मवीर सिंहासन से उतरकर रूपवर्मा के पास आया। क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ राजन, मैं रूपवर्मा ही हूँ। राजा रूपवर्मा, आप हमें यह बताइए कि 15 वर्ष पहले आपने हमारे दूत को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और 15 वर्ष पश्चात अब आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने पुनः क्यों आए हैं? राजा धर्मवीर, आज मैं विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताऊंगा। सारी बात जानकर मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। इन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए मनोज कॉमिक्स का प्रथम भाग दोस्त बने दुश्मन देखें। अब आगे। तब राजा रूपवर्मा ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, मैं चाहता हूँ कि अपनी पारिवारिक बातें हम भरे दरबार में ना करें। राजा रूपवर्मा, मैं आपके कहने का आशय समझ गया हूँ। आइए हम आपसे इस बारे में एकांत में वार्तालाप करेंगे। कुछ देर बाद ही राजा रूपवर्मा एक गुप्त कक्ष में राजा धर्मवीर के सामने बैठा हुआ बता रहा था। राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब हम राजकुमारी स्वर्णा का विवाह युवराज करमवीर के साथ करके वापस सुबोध नगर लौटे तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने हमें बताया था कि यह विवाह कभी सफल नहीं हो सकेगा। क्या कह रहे हो रूपवर्मा जी? हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो भी कुछ बताते हैं वह अशरफ सत्य होती है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष के लिए आपसे संपर्क तोड़ लिया था और आपको नाराज करने के लिए ही मैंने आपके दूत को जड़ी बूटी नहीं दी थी। तब रूपवर्मा ने विस्तार पूर्वक राजा धर्मवीर को सारी बात बताई।
तब धर्मवीर ने रूप वर्मा से कहा, मित्र रूप वर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक दूर रह चुके हैं। आओ हमारे गले लग जाओ। तब रूप वर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा रूप वर्मा तब 2 दिन तक किंजलपुर में रुका। 2 दिन पश्चात जब वह वहां से वापस जाने लगा, धर्मवीर जी, युवराज करमवीर को जल्दी ही सुबोध नगर भेजना। हम बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। आप फिक्र न करें रूप वर्मा जी, हम शीघ्र ही शुभ साय में युवराज करमवीर को सुबोध नगर भेजेंगे। आश्वासन पाकर रूप वर्मा सुबोध नगर चला गया। सुबोध नगर पहुंचकर, आहा महाराज, आप आ गए। कहिए, किंजलपुर से क्या शुभ समाचार लाए हैं। महारानी कनक, राजा धर्मवीर को हमने विस्तार पूर्वक सारी बातें बता दी हैं। सारी बातें जानकर उनका क्रोध समाप्त हो गया है। अब शीघ्र ही युवराज करमवीर बेटी स्वर्णा को विदा कराने के लिए सुबोध नगर आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी स्वर्णा शर्मा कर वहां से चली गई। उसी शाम को रानी कनक ने राजकुमारी स्वर्णा से कहा, स्वर्णा बेटी, इससे पहले कि युवराज करमवीर तुम्हें विदा कराने यहाँ आए, तुम कल सुबह प्रीतवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कराना। अच्छा माँ। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका युवराज करमवीर से कह रही थी, तो युवराज, अब आप मेरे सीने पर सौत लाकर बिठाएंगे। चंद्रिका, स्वर्णा के बारे में ऐसा न कहो, तुमसे पहले मुझ पर उसका हक है। यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया था। चंद्रिका, यह सब भाग्य का चक्कर है। न राजा रूप वर्मा और पिताजी के बीच गलतफहमी पैदा होती, न हमारा तुम्हारा विवाह होता। अब जबकि हमारा विवाह हो चुका है और राजकुमारी स्वर्णा भी यहाँ आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और स्वर्णा अब बहन बनकर ही रहो, ताकि तुम दोनों के झगड़े में हमारी मानसिक शांति भंग न हो सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगी। यह सुनकर, युवराज करमवीर, तुम लाख समझा लो, पर मैं स्वर्णा को कभी सहन नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी मुझसे इस प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। उधर दूसरे दिन प्रातः अपनी सखियों के साथ राजकुमारी स्वर्णा रथ में बैठकर प्रीतवन की ओर चल दी। जैसे ही उसका रथ प्रीतवन में पहुंचा, ओह, इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो हमारी पत्नी होना चाहिए। आगे बढ़कर इससे मालूम करना चाहिए कि यह किस देश की राजकुमारी है। यह सोचकर वह घोड़ा दौड़ाता हुआ स्वर्णा के रथ के सामने जा पहुंचा। यह देखकर स्वर्णा भड़क उठी। कौन है आप? यह क्या अभद्रता है? हटिए, रथ के आगे से हटिए। ओहो हो, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मैं पास ही के राज्य बाबलपुर का राजा बबूल सिंह हूँ। अब कृपया करके आप भी अपना परिचय मुझे दे दें, ताकि आपका परिचय पाकर मैं आपके रथ के आगे से हटने की धृष्टता कर सकूं। तो सुनो, हम सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा हैं। अब हटो हमारे रास्ते से। न चाहते हुए भी राजा बबूल सिंह ने अपना घोड़ा रथ के आगे से हटा लिया। तब स्वर्णा का रथ आगे बढ़ गया। राजकुमारी स्वर्णा, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन शीघ्र ही हम तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिता के पास सुबोध नगर आएंगे। तुम्हें हर हालत में हमारी पत्नी बनना ही होगा। दूसरी ओर गौरी माँ के मंदिर में पहुंचकर स्वर्णा ने पूजा अर्चना की। गौरी माँ, मुझे अखंड सौभाग्यवती करना, मेरे पति को दीर्घायु करना। पूजा अर्चना करने के पश्चात स्वर्णा सखियों के साथ सुबोध नगर वापस लौट गई। उधर एक दिन करमवीर को अपने पास बुलाकर राजा धर्मवीर ने कहा, युवराज करमवीर, राज पंडित के अनुसार आने वाला पूरा सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल प्रातः ही तुम सुबोध नगर चले जाओ और वहां से राजकुमारी स्वर्णा को विदा करा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। दूसरे दिन प्रातः करमवीर ने राजकुमारी चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, मैं राजकुमारी स्वर्णा को लेने आज सुबोध नगर जा रहा हूँ। ओह, किसी न किसी प्रकार इन्हें सुबोध नगर जाने से रोकना चाहिए। यह सोचकर, आप जरूर जाइए युवराज, पर आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय भी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जाना ठीक नहीं है। वर्षा रुके तो चले जाइएगा। ठीक है चंद्रिका, तुम्हारे कहने पर मैं वर्षा रुकने तक रुक जाता हूँ। वर्षा 3 दिन तक लगातार होती रही। 3 दिन पश्चात जब वर्षा रुकी तो, चंद्रिका, वर्षा अब रुक चुकी है। अब तो मुझे सुबोध नगर जाना ही होगा। स्वामी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं स्वस्थ हो जाऊं तो चले जाना। चंद्रिका कहने पर करमवीर फिर रुक गया। इस तरह बहाने बना बनाकर
चंद्रिका करमवीर को बार बार जाने से रोकती रही। धीरे धीरे करमवीर भी उसकी चतुराई समझ गया। इस प्रकार तो चंद्रिका मुझे कभी भी सुबोध नगर नहीं जाने देगी। आज रात जब चंद्रिका सो जाएगी तो मैं चुपचाप महल से निकल जाऊंगा। किसी को कानों कान भी मेरे जाने की भनक नहीं पड़ेगी। उस रात जब महल में सब सो गए तो करमवीर दबे पांव शैया से उठा। चंद्रिका, जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें मेरी अनुपस्थिति का पता चलेगा, लेकिन तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। और वह अपने कक्ष से निकल गया। महल के बाहर आकर करमवीर अपने घोड़े पर बैठा और सुबोध नगर की ओर चल दिया। दूसरी ओर अर्धरात्रि के समय जब चंद्रिका की आंख खुली, युवराज कहाँ चले गए? उसने शैया की चादर उठाकर देखी। ओह, सिरहाने से युवराज की तलवार भी गायब है। इसका मतलब है युवराज मुझे झांसा देकर रात्रि में ही सुबोध नगर की ओर चले गए हैं। चंद्रिका के पास एक चतुर तोता मिट्ठू था। वह आदमी की बोली बोलता था। चंद्रिका उसी समय उसके पिंजरे के पास गई और पिंजरा खोलकर बोली, मिट्ठू, जा, जैसे भी हो युवराज को वापस बुला ला। अच्छा राजकुमारी जी, कहकर तोता फुर से आकाश में उड़ गया। तब तक करमवीर काफी आगे जा चुका था, लेकिन जल्दी ही उड़ता हुआ तोता करमवीर के पास जा पहुंचा। मिट्ठू, तुम? युवराज, आप तो बहुत निर्दयी हैं। इस तरह राजकुमारी चंद्रिका को सोती छोड़कर चले आए। इससे राजकुमारी चंद्रिका इतनी दुखी हुई कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, इसी समय वापस राजमहल लौट चलिए। चंद्रिका की मौत की खबर पाकर करमवीर चौंका। लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। भला चंद्रिका इस प्रकार अचानक कैसे मर सकती है? यह सोचकर उसने तोते से कहा, मिट्ठू, मैंने हमेशा तुम्हें सच बोलते देखा है, फिर आज झूठ क्यों बोल रहा है? अगर सच कह रहा है तो कसम उठा। यह सुनकर तोते ने गर्दन झुका ली। यह देखकर, मिट्ठू, मैं जानता हूँ कि चंद्रिका के कहने पर तूने मुझसे झूठ बोला है। जाकर उससे कहना, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सुबोध नगर जरूर जाऊँगा। अच्छा युवराज। मिट्ठू तोता समझ गया कि करमवीर अब मानने वाला नहीं है, इसलिए वह वापस उड़ चला। तब करमवीर ने भी घोड़े को सुबोध नगर की ओर बढ़ा दिया। उधर मिट्ठू चंद्रिका के पास पहुंचा और उससे कहा, राजकुमारी जी, मैंने युवराज को लाख समझाया, पर वे वापस नहीं आए और मुझे डांटकर सुबोध नगर की ओर चले गए। ओह! चंद्रिका उदास हो उठी। उसने उंगली में से हीरे की अंगूठी निकाली। मैं भी इस हीरे को चाटकर जान दे दूंगी, पर सौत को सहन नहीं करूंगी। यह सोचकर उसने मुंह खोला और, अरे, यह क्या कर रही हो राजकुमारी जी? अगले ही पल चंद्रिका शैया पर मृत पड़ी थी। हीरे ने अपना असर दिखा दिया था उसे मृत देखकर। ओह! राजकुमारी चंद्रिका ने तो हीरा चाटकर जान दे दी। मुझे इसी समय यह सूचना राजा धर्मवीर को देनी चाहिए। तोता उसी समय राजा धर्मवीर के कक्ष में गया और किसी प्रकार उन्हें जगाया। मिट्ठू, तुम इस समय? क्या बात है? महाराज, गजब हो गया है। राजकुमारी चंद्रिका ने हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली है। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? राजकुमारी चंद्रिका ने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या कष्ट था? महाराज, राजकुमारी चंद्रिका नहीं चाहती थी कि राजकुमारी स्वर्णा युवराज करमवीर की पत्नी बनकर किंजलपुर आए। आज उन्हें सोता छोड़कर युवराज करमवीर सुबोध नगर चले गए तो राजकुमारी चंद्रिका ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए उन्होंने हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली। ओह! चलिए महाराज, चलकर राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार करवाइए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।